हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड मस्ती। अभी हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझाया था। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक आपको पता है जो नेगेटिव पूर्णांक होता है, जैसे 1, 3, 5, 7, ये सब विषम पूर्णांक है। ठीक है, तुमको बताना है कि कोई भी विषम पूर्णांक 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5 के रूप में होता है। तो कोई भी जो विषम पूर्णांक है वो इस रूप में होता है, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो थोड़ा सा अगर यहाँ पे हम ध्यान दें तो ये जो है 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5, ये कहीं ना कहीं यूक्लिड विभाजन के फॉर्मूला से लिया गया। जैसे यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला होता है BQ + R, A = BQ प्लस में R, ये यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है हमारा वो 6³ + 1, 6³ + 3 और 6³ + 5 लिखा हुआ है। यानी B के जगह पे है 6, Q का Q, और R के जगह पे एक बार 1, एक बार 3 और एक बार यहाँ पे 5 है। यानी अगर इसको यूक्लिड विभाजन के फॉर्मूला से हम देखें तो यहाँ पे जो B का वैल्यू है वो देखिए 6 है, क्योंकि यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6 है। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कि माना वह धनात्मक विषम पूर्णांक, जैसे जो हमको यहाँ पे प्रूफ करना है उसको यहाँ पे ले लेंगे। तो हमको प्रूफ करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना वह धनात्मक विषम पूर्णांक A है। क्या है? A, क्योंकि यूक्लिड विभाजन में A है। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, x y z कुछ भी, ABCD जो भी आपकी इच्छा हो, लेकिन यूक्लिड विभाजन में A आता है इसलिए हमने A लिखा है, चूंकि समझने में आसानी रहेगा। तो हमने वो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या ले लिया? A। तो यहाँ से यूक्लिड विभाजन से हमको 1 पता चल गया। अब यहाँ से अगर B का वैल्यू निकालें तो क्वेश्चन के हिसाब से B का वैल्यू हमारा क्या होगा? 6 होगा। 6 इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे रखें BQ + R तो यहाँ पे 6Q + 1 है, यानी इसके हिसाब से B का वैल्यू 6 हो गया। 6Q + 3 है, यानी यहाँ पे भी 6B का वैल्यू हो गया और यहाँ पे भी 6B का वैल्यू हो गया। तो इस प्रकार से हमने B का वैल्यू 6 ले लिया। और आपको पता है B क्या होता है? तो B होता है भाजक। भाजक का मतलब जिससे हमको भाग देना होता है। तो एक चीज आप यहाँ पे यूक्लिड विभाजन में ध्यान से समझ लीजिएगा कि यहाँ पे B का जो वैल्यू है, B का वैल्यू वो हमेशा R से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, R से बड़ा होता है। और हाँ, ये तो ठीक है, R से बड़ा होता है B का वैल्यू। यानी अगर हम R का वैल्यू निकालें, इसको दूसरे तरीके से समझिए, इससे थोड़ा कम समझ में। अगर जैसे मान लीजिए आपको भाग दें हम 8 में या 9 में, तो 2 चौका 8, 9 में से 8 गया 1। तो यहाँ पे B का वैल्यू क्या होगा? 2, क्योंकि 2 से हम भाग दे रहे हैं। तो ये जो 2 का वैल्यू है, 2 जिसे हम भाग दे रहे हैं, वो देखिए शेषफल से क्या होता है? छोटा होता है हमेशा, क्योंकि शेषफल के बराबर तो नहीं हो सकता है। यानी यहाँ से अगर शेषफल का वैल्यू निकालें हम, R का वैल्यू, तो भाग के द्वारा हमको पता है कि R का जो वैल्यू होता है वो भाग देने वाली संख्या से हमेशा छोटा ही आएगा कभी भी। तो यहाँ पे B का वैल्यू क्या है? 6 है, यानी भाग देने वाली संख्या 6 है। तो R का वैल्यू क्या होगा? 6 से कम। 6 से कम का मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 तक जा सकता है R का वैल्यू। क्यों? यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये रिमाइंडर है ना, R 1 है, 2 से क्या है? कम, यानी भाग देने वाली संख्या से ये कम होता है। और नहीं तो 0 भी आ सकता है। तो यहाँ पे R का वैल्यू क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आया समझ में ये? यानी B के वैल्यू अगर 6 है, यानी 6 से आप किसी संख्या को भाग दे रहे हैं, तो उस संख्या में शेषफल, R का मतलब शेषफल होता है, या तो वो 0 होगा और नहीं तो 6 से कम तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तक हमने निकाला किसका वैल्यू? R का वैल्यू। यानी इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो आपको B लिखना है कि B का वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ है, क्योंकि 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए।
तो b का वैल्यू हमारा क्या है, यहाँ पे 6 है, यानी भाजक 6 है। तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 के बराबर और नहीं तो b से छोटा। तो यहाँ पे b से छोटा 5 तक वैल्यू है, 5 तक हमने लिखा। अगर यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन लगाते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो जब r का वैल्यू अगर 0 के बराबर हो, जैसे r का वैल्यू 0 से लेकर 5 तक है, तो अगर r का वैल्यू 0 हो तो a का वैल्यू हमारा क्या होगा, a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। तो b का वैल्यू यहाँ पे देखिए 6 लिखे हैं, तो 6 क्यू अब प्लस r क्या लिए हैं 0, तो 0, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 6 क्यू, क्योंकि 6 क्यू 0 किसी भी नंबर में जोड़ते हैं तो वो नंबर ही आता है। यानी कहने का मतलब q का वैल्यू अगर आप 1 2 3 4 कुछ भी रखते हो तो 6 से गुणा करोगे उसमें, तो वो क्या आएगा, सम पूर्णांक आएगा। अगर q का वैल्यू 1 रखोगे तो 6 में 1 से गुणा होगा तो 6 आएगा, 2 रखोगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा। जो भी वैल्यू आए वो हमेशा सम पूर्णांक होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बारी बारी से हम r का वैल्यू लिखेंगे, कहाँ तक, 5 तक। तो पहले हमने 0 लिया, अब 0 के बाद 1 लेंगे, यानी लिखेंगे जब r बराबर क्या हो, 1 हो, तो a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। तो b का वैल्यू है 6 क्यू प्लस r का वैल्यू है 1। तो अब यहाँ पे 1 आ गया, तो ये हो जाएगा विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। आगे जब r का वैल्यू क्या हो आपका 2 हो, तो फिर a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू यानी 6 क्यू प्लस r का वैल्यू यहाँ पे आ गया 2। तो 2 क्या है, सम संख्या है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा सम पूर्णांक हो जाएगा। फिर क्या, जब r बराबर क्या हो 3 हो, तो जब r बराबर 3 हो तो फिर यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस में 3, और ये विषम संख्या है 3, इसलिए यहाँ पे आएगा विषम पूर्णांक। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। अब जब r का वैल्यू क्या हो 4 हो, तो a बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस में 4, और ये हो जाएगा सम पूर्णांक। अब जब r का वैल्यू क्या हो 5 हो, तो a बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 5, और 5 विषम संख्या है इसलिए इसका वैल्यू आ जाएगा विषम पूर्णांक। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, ये तो सम पूर्णांक है, ये विषम पूर्णांक है, ये विषम पूर्णांक है, और ये विषम पूर्णांक है। तो कोई भी जो जो विषम पूर्णांक आया है वो देखिए किस रूप में है, ये विषम पूर्णांक 6q + 1 में है, ये भी 6q + 3 में है, और ये 6q + 5 में। यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है इसी रूप का होता है, 6q + 1, यहाँ पे देखिए 6q + 3 और 6q + 5, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ये हो जाएगा हमारा प्रूफ, इसी को प्रूफ करना है हमको। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और क्वेश्चन हम इस वीडियो में बता देते, 3 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि छोटा सा सवाल है, वो स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए मिटाते हैं इसको। अब छोटा सा सवाल है, ज्यादा उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो सवाल है इसमें लिखा है किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को, एक परेड हो रहा है और उस परेड में 6 से 16 सदस्यों का एक आर्मी का सेना है, सॉरी सेना, हाँ टुकड़ी है, 600 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है जिसको 32 सदस्यों वाली एक आर्मी चल रहा है। 32 सदस्य का आर्मी का बैंड नहीं होता, लाइन से खड़ा हो जाना रो में, उस प्रकार से 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे
इसको लगाना है, यानी ये होता है एक के पीछे एक व्यक्ति खड़ा हो जाना। तो 32 सदस्यों वाली एक आर्मी का बैच है। उस आर्मी के बैच के पीछे 616 सदस्यों का एक सेना का टुकड़ी है, जिसको हमको उन लोगों के पीछे खड़ा कराना है। तो आपको बताना है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ मार्च करना है, तो उन स्तंभों की संख्या कितनी होगी, यानी कितने कितने एक स्तंभ में कितने कितने लोगों को खड़ा कराया जाए कि ये सारे उस स्तंभ में अट जाए, अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर जो है HCF मतलब एक्सरसाइज HCF LCM पहले ही इसमें देता है निकालने के लिए, क्योंकि अगला एक्सरसाइज अभी पहुंचिएगा 1.2 में तो HCF निकालने को मिलेगा, LCM निकालने को मिलेगा। तो HCF का मतलब होता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब भी न्यूनतम का बात किया जाए क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, तो आप आराम से LCM निकालिए, ठीक है। और यदि हाईएस्ट का बात करें तो उसमें क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है, यानी अधिकतम का बात करें तो इसमें तो हमसे कह रहा है अधिकतम क्या होगा संख्या, तो जब अधिकतम पूछा जाए तो हम क्या निकाल देंगे, HCF निकाल देंगे। किसका किसका, तो 32 का और 616 का। तो चलिए 3 नंबर सवाल का यहाँ से हम आंसर बताते हैं। 32 और 616 में बड़ा वाला वैल्यू किसका है, 616 का, तो इसलिए ए ले लेंगे 616 और बी ले लेंगे हम 32, ठीक है। ये फिर यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथ्म के द्वारा हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, जो फर्स्ट लेक्चर में आपको बताए थे। तो हमको पता है HCF कैसे निकलता है, ए बराबर होता है BQ प्लस आर, ए के जगह पे डाल देंगे 616, बी के जगह पे डाल देंगे 32, और जब 32 से हम निकालेंगे HCF 616 का, तो ये हमारा निकलेगा 9 बार में अगर इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 10 बार में 320। पहले 32 से कम 32 कर लेते हैं, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 1 Q का वैल्यू यहाँ पे क्या आया हमारा 1 प्लस R का वैल्यू क्या आया 296, इतना आया। तो सॉरी 296 नहीं, इसको और आगे बढ़ाएंगे। अब कितने बार में, 8 बार में अगर करते हैं हम, 8 बार में तो होगा नहीं, 9 दूना 18, 9 बार में करते हैं तो 9 दूना 18 और 9 त्रिक 27, 27 है 1 28, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे हो जाएगा 0 0, और ये 32 यहाँ पे आ जाएगा, तो 8 चौका 32, ये कट जाएगा। तो यहाँ तक हमारा पहला स्टेप हुआ, ये यानी 616 32 से जब भाग किए तो हमारा Q का वैल्यू आया 19 और R का वैल्यू आया 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8, यानी यहाँ पे R का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हुआ, तो एक स्टेप और हम डिवाइड किए, तो यहाँ पे अब बन गया ये A का वैल्यू बन गया 32, B का वैल्यू हो गया 8 और Q का वैल्यू आ गया हमारा 4, और इस कंडीशन में शेषफल हो गया 0, तो हमारा R 0 के बराबर आ गया, यहाँ पे तो नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे HCF कंप्लीट हुआ हमारा, और HCF निकल गया हमारा क्या 8, ये आंसर हो जाएगा 8। 8 गो स्तंभ हमको अधिक से अधिक स्तंभ बनाना पड़ेगा, जिसमें सारा सेना का ये जो टुकड़ी है आसानी से मार्च कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4।